अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने करना ये है कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशंस हैं किसकी, इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर की फाइंड करनी है मोल्स में और ग्राम में। इसके अलावा उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है, मैसेज भी फाइंड करने हैं जो पीछे रह गए हैं। ये रिएक्शन असल में एसिटिक एसिड यानी कि CH3 COOH एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के साथ है C2H5OH। दे बोथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट एंड फॉर्म ester which is actually ethyl acetate and साथ बनाता है वाटर। एट स्टार्ट इनिशियली हमने ना क्या किया, इथाइल अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है ना और जो एसिटिक एसिड है उसकी एक सर्टेन कंसंट्रेशन ऐड की। मैंने कितने ऐड किए एसिटिक एसिड के 3 मोल और 1 मोल ऐड किया इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम अचीव होने तक हमने वेट किया से हमारा ये जो रिएक्शन मिक्सचर है ना वो फॉर 1 DM क्यूब चल रहा है, यानी कि 1 DM क्यूब सोल्यूशन के अंदर हमारा ये रिएक्शन चल रहा है। तो ये जो 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड है ना ये बन जाएंगे 3 मोल पर DM क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किए गए 1 मोल पर DM क्यूब। क्यों? हमने कंसिडर किया जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है, हमने कंसिडर किया जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो 1 DM क्यूब है। अच्छा, खैर ये शुरू में रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ तो ये 0-0 होंगे, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट बनती जाएंगी। तो 3 में से अगर मैं x निकाल दूं यानी कि 3 का कुछ हिस्सा कम होके प्रोडक्ट में चेंज हो गया, 1 का कुछ हिस्सा निकल के प्रोडक्ट में चेंज हो गया और ये बन गई x और x। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यूज करते हुए इक्वेशन को ड्राइव करूं तो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट यानी कि इथाइल एसीटेट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल। अब मेरे पास केसी की वैल्यू भी गिवन है, वो है 4। केसी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 4। अब आप गौर करें एक बात, वो ये कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना उसमें अगर मैं वैल्यूज इनपुट कर दूं तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगी x², नीचे 3 - x जब 1 - x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 अच्छा ये 3 पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x और ये बन गया -x प्लस x का स्क्वायर। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो -3x और x है ना ये मल्टीप्लाई होके बनता है 4x, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4x माइनस का, ये माइनस होगा। क्यों? दो चीजें माइनस ऐड होंगी तो रिजल्ट भी माइनस का आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं यानी कि इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा जरा देखते हैं। हमारे पास बनेगा ये 4x², 4x², 4 4s are 16 - 16x एंड प्लस 12x²। मैंने क्या किया है, पहले x² को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -4x को, फिर +3 को। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें से अगर मैं x² उधर ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा 3x² - 16x + 12 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि इस तरह की शक्ल की है कि इसमें 3x² असल में ax² को शो कर रहा है, ये जो -16 है ये b की वैल्यू को शो कर रहा है और के साथ x है और 12 जो है वो c की वैल्यू को शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये x की वैल्यू इसमें इनपुट करता हूँ तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आएंगे। जब मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ -b प्लस b² -4ac
ओवर 2a यूज करते हुए, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a यूज करते हुए, यानी कि एक दफा मैंने पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन के साथ यूज की, एक दफा नेगेटिव, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। एक मिनट मैं जरा इसकी स्पेस बना लूं ताकि आप आसानी से इसमें वैल्यू लिख सकें। अब मैं जरा वैल्यूज भी हाईलाइट कर देता हूं। जो मेरे पास b है, b वो एक्चुअली शो कर रहा है -16 को, a 3 को, c 12 को। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं -b -16 तो +16 हो गया, प्लस -16 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3, c क्या है 12, डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे होगा -16 माइनस 16 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 12, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 3। अब ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आएगा 4.43, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे दूसरे हिस्से को तो इसका आंसर आएगा 0.9। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप कहेंगे 4.43 तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की ऐड की है उससे ज़्यादा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ऐड की गई है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 मोल्स टोटल ऐड किए हैं, प्रोडक्ट बन गई 4.43 मोल्स, दैट इज इम्पॉसिबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें ना मास नया बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास है वो बैलेंस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की इनपुट आपने कम की, प्रोडक्ट की इनपुट ज्यादा, आउटपुट ज्यादा आ गई। सो 0.9 विल बी मोर फिजिबल वैल्यू टू बी यूज्ड। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो करेक्ट वैल्यू x की निकली है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए, वो निकली है x करेक्ट वैल्यू। तो मैं इसको क्यों नहीं यूज कर रहा, इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखें अब मैं अगर इक्वेशन को की तरफ वापस जाऊं, 0.9 वाले आंसर को सोचते हुए इक्वेशन की तरफ वापस जाऊं, तो ये मेरी इक्वेशन थी। तो मेरी इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो x जो है ना वो निकला है 0.9। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0.9, वाटर की भी क्या होगी 0.9। अच्छा, इथाइल अल्कोहल की क्या होगी 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1, और मेरी जो कंसंट्रेशन होगी फॉर एसिटिक एसिड होगी 3 माइनस 0.9 यानी कि 2.1। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये वो कंसंट्रेशंस आई हैं मोल्स की फॉर्म में पर डीएम क्यूब, जो हमने कहा था कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के वक्त मौजूद होंगी। अब ये इक्विलिब्रियम के वक्त जो कंसंट्रेशन मौजूद हैं इनको हम मैसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है। देखें हमारे पास जो एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम पे जो बच जाएगा, एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम पे जो बच जाएगा वो होगा 3 माइनस एक्स यानी कि 2.1। अब 2.1 को एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 60 ग्राम। कैसे निकाला, देखें CH3 COOH 12, कार्बन का हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ गया 60। तो आपके ये आ गया मैस। पहले मैंने क्या निकाला था मोल्स, अब मोल्स को यानी कि 2.1 मोल पर डीएम क्यूब को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 60 जो कि उसके मोलर मैस है, ताकि मैं उसे किस में कन्वर्ट कर लूँ मैस में। तो मेरा आंसर आएगा 126 ग्राम। मेरे जो मोल्स बच जाएंगे एसिटिक एसिड के, लेफ्ट होंगे बच जाएंगे, वो 2.1 है, और जो मैस होगा वो 126 ग्राम है। अल्कोहल का मैस देख लेते हैं। फॉर अल्कोहल अच्छा उसका जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस एक्स विच शुड बी 0.1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका
मैस निकालता हूँ तो 0.1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मैस से, तो उसका मैस निकलेगा। मोलर मैस ऑफ अल्कोहल होता है 46, तो मेरा आंसर आया 4.6 ग्राम। कैसे निकाला? C2H5OH 2C + 5H + O + हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका 24 + 5 + 16 + 1 दैट कम्स टू बी 46। तो इसके जो मोल्स बने वो बने 0.1 और जो मैस बना वो बना 4.6 ग्राम। याद रखिएगा जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर है यानी कि इथाइल एसीटेट है उसको भी फाइंड करते हैं। एस्टर या इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन वो कैसे फाइंड होगी? देखें उसके मोल्स कितने हैं, एक्स कितना होता है 0.9। अब एस्टर का फार्मूला क्या है? एस्टर का फार्मूला देखते हैं। ये हमने निकाले थे एसिटिक एसिड के, ये अल्कोहल के निकाले थे। एस्टर का फार्मूला CH3COO C2H5, तो ये बन गया 12 + 3 + 12 + 2 ऑक्सीजन 32 + 2 कार्बन 24 + 5। अगर आपको थोड़ा सा मोलर मैस कैलकुलेट करने में मुश्किल है तो आप चैप्टर 1 के मेरे लेक्चर्स में इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। मैं उसी चैप्टर 1 के नॉलेज को लेता हुआ आगे चल रहा हूँ और ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 88। तो 0.9 × 88, 0.9 मोल्स है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस फैक्टर को अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.9 × 88 दैट कम्स टू बी 79.2 ग्राम। सो अपेरेंटली जो मोल्स ऑफ एस्टर्स हैं वो बने हैं 0.9 और मैस जो बना है वो बना है 79.2 ग्राम। वाटर का देख लेते हैं। फॉर वाटर क्या होगा? देखें एसिटिक एसिड निकाला, इथाइल अल्कोहल निकाला, अब वाटर के लिए निकाल लेते हैं। वाटर के भी 0.9 मोल्स बन रहे हैं क्योंकि उसकी भी कंसंट्रेशन एक्स आई है। तो 0.9 वाटर का मॉलिक्यूलर मैस होता है 18, तो दैट्स कम टू बी 16.2 ग्राम। तो इसका जो मोल्स आए वो आए 0.9 इक्वल टू एस्टर, मैस डिफरेंट आया 16.2 ग्राम। तो ये हमने कैलकुलेशन की बाय टेकिंग अ सिंपल कंसीडरेशन के 1 dm³ का मिक्सचर है और इसमें अगर हम मोल डालेंगे तो वो मोल पर dm³ कंसंट्रेशन बन जाएगी और फिर हम उस कैलकुलेशन को करते हुए Kc की वैल्यू यूज करते हुए ये सारी वैल्यूज फाइंड कर गए कि कितना इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड बच जाएगा और अल्कोहल बच जाएगा। ये बच जाएगा लेफ्ट, इसको वर्ड यूज किया गया लेफ्ट, और ये फॉर्म होंगे, बनेंगे, नए बनेंगे एज अ प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि इसमें हमने Kp कैलकुलेट करना है रादर देन Kc। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें Kc के जरिए ही Kp कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है जो इंडिकेट कर रही है कि इसमें Kp शुड इक्वल टू Kc। कैसे? जरा उसकी तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि दोनों गैसियस स्टेट में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अपेरेंटली ये एक रिएक्शन है जिसमें गैसियस स्टेट रिएक्शन है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो बराबर हैं, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 2, 1 वाटर का 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का, प्रोडक्ट के भी हैं 2, 1 हाइड्रोजन का 1 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बराबर होंगे। अब आपने क्या समझना है? आपने समझना है कि Kp की वैल्यू क्या है। Kp की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस बात को गौर से समझें जो मैं आपको समझा रहा हूं कि Kp Kc के इक्वल कब होगा? जब RT का फैक्टर जो है ना, ये इक्वेशन होती है ना Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय RT पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। तो Kp Kc के इक्वल कब होगा? जब ये वाला फैक्टर जो है ना ये 1 हो जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स किसका? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के टोटल मोल्स कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां से मैं अगर Kp की वैल्यू निकालूं तो वो Kc RT डेल्टा एन की जगह 0, तो Kp RT की वैल्यू 0 का मतलब है 1, तो Kp किसके इक्वल आ गया? Kc के।
सो अगर मैं Kc की वैल्यू फाइंड कर लूं तो वो Kp की वैल्यू की इक्वल आएगी। तो इसके लिए Kc क्या होगा, इसके लिए Kc क्या होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक बात गौर से समझें, अगर मैं Kp फाइंड करना चाहता हूं ना तो मैं Kc फाइंड कर लूं, तो Kc की जो वैल्यू निकलेगी वो अल्टीमेटली Kp की वैल्यू होगी। ये हमारे पास इसके, आप यूं समझ लें, प्रीमेच्योर एनालिसिस था इस पूरी इक्वेशन का। Kp का हमने पार्ट ए कर लिया, हमने Kp की वैल्यू फाइंड कर ली इस इक्वेशन में। वो कहते हैं कि जब 1 मोल स्टीम 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में 33.3% जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ, पार्ट बी करने जा रहे हैं, पार्ट बी। स्टूडेंट, बात यूं है कि जो वाटर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस होती है, गैस होती है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब बात यूं है कि इसके 1 मोल ऐड किए गए, इसके 1 मोल ऐड किए गए, और रिएक्शन को अलाउ किया गया कि वो मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे जाए। जब टाइम 0 था ना तो इसके 1-1 मोल थे, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम t 1 में से x निकल के प्रोडक्ट में चेंज हो गया, 1 में से x निकल के प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और x प्रोडक्ट बन गए। अब एक बार गौर से समझे, वो कहता है कि ये जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ना वो रिएक्शन मिक्सचर का 33.3% है। आप कहेंगे इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका 33.3% जो होगा वो असल में हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। टोटल मोल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या है, टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स क्या ऐड किए हैं मैंने, 2। अब 2 में से 33.3% हाइड्रोजन के मोल्स बन गए होंगे, क्योंकि ये हमारे पास बुक में गिवन है। तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 33.3%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया 0.666 मोल्स। तो ये जो x की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 0.666। तो ये भी कितनी आई, 0.666। 1 में से अगर मैं 0.666 निकाल दूं तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ जाएंगी फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ नीचे ये सारी लिख लेता हूँ। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए तो 0.666 मोल्स है, 0.666 मोल्स है। इसके लिए क्या होगी, माइनस करनी पड़ेगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.333 मोल्स। इसका भी आएगा 0.333 मोल्स। ये सारे मोल्स हैं, ये सारी कैलकुलेशन जो है मोल्स में हुई है। अब ये आप कहेंगे मैंने तो ये जो कैलकुलेट किया है ये कंसंट्रेशन फाइंड की है इक्विलिब्रियम पे, अब मैंने तो असल में Kp फाइंड करना है। तो Kp फाइंड करना हो तो मैं कहूँगा मैं Kc फाइंड कर लूँ, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो Kp इज इक्वल टू Kc। Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई, यानी कि CO2 और हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये बन गया, हाइड्रोजन हमारे पास बन गया, ये कितना आया था 0.666, और कार्बन डाइऑक्साइड बना 0.666, वाटर बना 0.333, 0.333। तो यहाँ से मेरे पास जो Kp आया वो आया 4। तो आप कहेंगे ये तो Kc निकाला है, मैं कहूँगा ये Kp निकला है। क्यों, क्योंकि मेरा Kp और Kc बराबर है। उसकी वजह क्या है कि द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। सो मैं Kc निकालूं या Kp निकालूं, दोनों की वैल्यू जो है वो 4 आएगी, क्योंकि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो बराबर हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।